हमने इससे पहले वाली वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस देखा था यूपीएससी प्रीलिम्स का लास्ट 10 इयर्स का, जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया था कि किस साल में कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं टिल 2024। हमने सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम उन्हीं सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करेंगे, उनके आंसर देखने के अलावा, ठीक है, कि उनका आंसर ये था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर ए था, बट वो उसका आंसर ए क्यों था, ठीक है, बी क्यों नहीं था, या सी क्यों नहीं था, या डी क्यों नहीं था, हम वो डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच होगी हमारी, ठीक है। हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज पॉलिटी से अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। अप्रोक्स 15 to 20 के आसपास पॉलिटी में से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है हमारे प्रीलिम्स में, सीएससी प्रीलिम्स में। एंड ये एनालिसिस हम ईयर वाइज करेंगे, ठीक है। पहले 2024 को कवर करेंगे, उसके बाद 23, देन 22 एंड सो ऑन। बैकवर्ड जाएंगे हम, रिवर्स में जाएंगे, ठीक है। सो दिस ईयर मीन्स 2024, इसमें यूपीएससी ने पॉलिटी सेक्शन में से टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे थे। आउट ऑफ 100 में से 18 क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, हमारे सीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी में से पूछे गए थे। एंड यहाँ पर साइड में आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, बट वो आंसर क्यों है एंड कोई और ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है, हम वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 2024 प्रीलिम्स क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, मैं भी जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ था 2024 में, दिस ईयर ऑन जून 14 को हुआ था ना हमारा प्रीलिम्स। डिले हो गया था ड्यू टू इलेक्शंस। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कुछ गैस वर्क चलना नहीं था। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023 तक कितने डिलिमिटेशन कमीशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, कितने डिलिमिटेशन कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूट किया गवर्नमेंट ने। डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है? सो यू ऑल नो कि हर 10 साल बाद सेंसस होता है। सेंसस क्या होता है? जितनी भी आपकी कंट्री की पॉपुलेशन होती है उनको काउंट किया जाता है। सिंपली इन लेमन लैंग्वेज, आपकी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को काउंट करना एवरी 10 ईयर्स, उसको हम सेंसस बोलते हैं। सो जब भी सेंसस होता है, गवर्नमेंट जो है डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो कि उन पॉपुलेशन के बेस पे नंबर ऑफ सीट्स को इन आवर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनमें नंबर ऑफ सीट्स को एडजस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सेंसस, ठीक है। वो होता है हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। सो इसने पूछा था कितने डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया था। द आंसर इज़ 4। फर्स्ट जो था 1952 में हमारा एस्टेब्लिश हुआ था, देन 1962 में हुआ था, उसके बाद 72 में हुआ था, देन लास्ट हमारा हुआ था 2002 में। 2002 में सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था। अब आप ये जो गैप देख रहे हो, दिस 72 के बाद सीधा 2002 में हमारा डिलिमिटेशन कमीशन होता है। बट ये इतना ज़्यादा गैप क्यों होता है? बिकॉज यू ऑल नो, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 में हमारी 42nd अमेंडमेंट होती है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 1976 में, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को फ्रीज़ कर देती है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, उसको फ्रीज़ कर देती है नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। इसीलिए हमारा डिलिमिटेशन कमीशन जो है 72 के बाद से टोटल 25 ईयर्स तक नहीं बनता।
जैसे ही ये 25 ईयर्स कंप्लीट होते हैं गवर्नमेंट अगेन एस्टेब्लिश करती है डिलिमिटेशन कमीशन। 2002 में भी गवर्नमेंट क्या करती है, नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए अगेन फ्रीज कर देती है हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, मींस नंबर ऑफ सीट्स को। अब जो है हमारा डिलिमिटेशन कमीशन वो 2026 में बनना चाहिए, 2026 में बनना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस डिलिमिटेशन कमीशन एंड दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ सफिशेंट कि आप इस क्वेश्चन के अलावा भी अगर कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी आंसर कर पाओ। ठीक है, कि क्यों नहीं हुआ था, बिकॉज वो फ्रीज़ हो गया था। ठीक है, एंड 2002 में भी जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बना था उसमें भी नंबर ऑफ़ सीट्स को चेंज नहीं किया गया। जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसको चेंज नहीं किया गया था। जस्ट उनकी रीएडजस्टमेंट हुई थी, उनकी रीएडजस्टमेंट हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, उसको रीएडजस्ट किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या 2002 में नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ हुई थी या नहीं हुई थी। सो रीएडजस्ट हुई थी, जस्ट नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट 1992 amends the 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। जो 8th शेड्यूल है वो किससे डील करता है, वो लैंग्वेजेस से डील करता है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं उससे डील करता है हमारा 8th शेड्यूल। ठीक है, 8th शेड्यूल। सो वो पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी। सो जो 71st अमेंडमेंट थी, हमारी 71st अमेंडमेंट जो थी ना, इसने 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया था। 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, जो कि थी हमारी कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ये 3 लैंग्वेजेस को 71st अमेंडमेंट ने ऐड किया था। एंड इसके अलावा 92nd अमेंडमेंट हुई थी, 92nd अमेंडमेंट हुई थी 2003 में। 2003 में हमारी 92nd अमेंडमेंट हुई थी, जिसने 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था। एक तो थी उसमें से मैथिली, एक थी हमारी मैथिली। ठीक है, मैथिली। इसके साथ थी हमारी संथिली, इसके साथ संथिली थी। ठीक है, प्लस डोगरी, हमारी डोगरी लैंग्वेज। उसके अलावा एक और लैंग्वेज थी, दैट इज़ बोडो लैंग्वेज। ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस को 92nd अमेंडमेंट एक्ट ने 2003 में ऐड किया था हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्ट में। ठीक है, सो एक 71st अमेंडमेंट होगी जिसने 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। एंड 92nd अमेंडमेंट थी जिसने 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथली। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट थी 21st अमेंडमेंट, जो कि 1967 में हुई थी। एंड इसने ऐड किया था हमारी सिंधी लैंग्वेज को, जो सिंधी लैंग्वेज है उसको ऐड किया था। आई होप दिस मच इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि कौन सी लैंग्वेज कब ऐड हुई थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन और एनीथिंग, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा आपने रिसेंटली सुना होगा कि टोटल 5 लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गवर्नमेंट ने रिसेंटली। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं वो? एक तो है हमारी मराठी लैंग्वेज। ठीक है, एक है हमारी मराठी। देन वी हैव पाली, मराठी, पाली। देन वी हैव प्राकृत लैंग्वेज। देन बंगाली लैंग्वेज एंड असमी लैंग्वेज। ठीक है, 5 है, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली एंड असमी लैंग्वेज। ये 5 लैंग्वेजेस को 2024 में क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है। क्लासिकल लैंग्वेजेस है ये, ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके अलावा हमारे पास और भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी
क्लासिकल लैंग्वेज थी वो थी तमिल लैंग्वेज। वो हमारी तमिल लैंग्वेज थी सबसे पहले। तमिल थी जो कि 2004 में जिसको क्लासिक लैंग्वेज का स्टेटस मिला था। देन संस्कृत, देन अपनी संस्कृत जिसको 2005 में स्टेटस मिला था क्लासिक लैंग्वेज का। देन तेलुगु, अपनी तेलुगु जिसको 2008 में मिला था। देन कन्नड़, देन कन्नड़ लैंग्वेज जिसको अगेन 2008 में मिला था। देन वी हैव मलयालम, वी हैव मलयालम 2013। देन वी हैव अपनी ओडिया लैंग्वेज, अपनी ओडिया जिसको 2014 में क्लासिक लैंग्वेज का स्टेटस मिला था। यहाँ पे मलयालम, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द सीक्वेंस एंड टोटल राइट नाउ हमारे पास 11 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि कितनी लैंग्वेज है हमारे पास करंटली एज क्लासिक लैंग्वेज, तो टोटल 11 लैंग्वेजेस हैं। अगर सीक्वेंस पूछता है कि पहले कौन सी थी एंड बाद में कौन सी थी, सो मैंने ऐसे ही खुद के याद करने के लिए बनाया था। सो यू कैन यूज़, अगर आपको भी ऐसे याद होती है ये सीक्वेंस तो अच्छी बात है। दिस इज़ टेस्ट, TASTE, टेस्ट, कमाल, KAMALO, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ठीक है। दिस इज़ तमिल, दिस इज़ संस्कृत, देन दिस अगेन तेलुगु, K कन्नड़ा, मलयालम, लास्ट पे ओडिया। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, या आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। इसको एक A4 या फिर आपकी नोटबुक जो है उसमें आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज प्रोबेबल है कि क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है 2025 में, क्योंकि रिसेंटली ये 5 क्लासिक लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। एंड यूपीएससी यू नो कि कुछ करंट का होता है तो उसको बैकवर्ड रिलेट करके क्वेश्चंस पूछता है। सो प्रोबेबली पूछ सकता है। सो आप इसको नोट डाउन ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारा पार्टिस वाला क्वेश्चन। सो जब मैं भी अटैम्प्ट कर रहा था तो इस क्वेश्चन को लेके मैं खुद भी कंफ्यूज था, ठीक है। बिकॉज मुझे फर्स्ट का आंसर तो पता था कि भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी, ठीक है। एंड ये भी मुझे पता था कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये जगजीवन राम जी ने बनाई थी। इन दोनों का मुझे पता था, बट यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा था, सोशलिस्ट पार्टी एंड स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पर यूपीएससी ने फ्लिप कर दिया आंसर, क्योंकि जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये बनाई थी जेपी नारायण ने। जेपी नारायण जो थे उन्होंने बनाई थी सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एंड ये बनी थी 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। देन स्वतंत्रता पार्टी जो थी ये राजगोपालाचारी जी ने बनाई थी, ये बनाई थी राजगोपालाचारी जी ने। अगेन मैंने कहा था आंसर फ्लिप कर दिया। सो इसका आंसर ऑफ कोर्स 2 ओनली था, ठीक है। 2 ओनली इसका आंसर था। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, एंड फैक्चुअल था ऑफ कोर्स। अगर आपको पता होगा तो ही आप इसका आंसर कर पाते, अदरवाइज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ हमारा, इसने पार्ट्स में से क्वेश्चन पूछा था कि कौन से पार्ट्स में से कौन सी चीज़ कौन से पार्ट में आती है, ठीक है। पार्ट्स, आर्टिकल्स, ठीक है, शेड्यूल्स, ये यूपीएससी के फेवरेट एरिया है, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। इसी में से ऊपर नीचे करके इन्फॉर्मेशन वो क्वेश्चन पूछता रहता है। सो आप इन चीज़ों को तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, आपके माइंड में इतनी सी चीज़ें तो होनी चाहिए। सो पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट इज पावर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ आर गिवन इन पार्ट 11A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 9A, पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज जो पार्ट 9 था, एक 9 था, एक 9A था एंड एक 9B था, ठीक है। जो 9 था वो डील करता था पंचायत से, 9A म्यूनसिपैलिटी से डील करता था, एंड 9B जो था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता था, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। देन एमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो बोल रहा है कि पार्ट
हमारे पार्ट 18 में है। वो बोल रहा है कि इमरजेंसी प्रोविज़न पार्ट 18 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज आर्टिकल 352 से लेके 360 तक ये सारे आर्टिकल हमारे पार्ट 18 में आते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन लास्ट में बोल रहा है कि हमारी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 की बात कर रहा है। ये जो हमारा आर्टिकल 368 है वो पार्ट 20 में है, वो पार्ट 20 में है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला आर्टिकल, वो हमारे पार्ट 20 में है। सो यहाँ पर ऑल ऑप्शन मीन्स 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। सो आप ये चीज़ें, पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड जो शेड्यूल होते हैं हमारे, इनको अच्छे से याद रखना। ये आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम है, आपको याद होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी अक्सर ऊपर नीचे करके स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना के फ्रेम कर देता है, एंड देखने से हमें लगता है कि ये सही है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन अगेन ये वाला टॉपिक भी, जो हमारी 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट एंड हमारी कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स सब्जेक्ट लिस्ट, जो है ये भी यूपीएससी की फेवरेट है। इसमें से बार बार पूछता रहता है वो। सो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट इज इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। देन इंटरस्टेट माइग्रेशन is state subject under state list. Then interstate quarantine is union subject under union list. Then corporation tax is state subject under state list. So उसने पूछा था इनमें से करेक्ट कौन सा है। सो इसमें से आपको सिंपल, अगर आपको नहीं भी पता ना, अगर इसमें से आपको नहीं भी पता, सो मुझे तो ये याद था, मैंने तो सब्जेक्ट याद किए हुए थे, ठीक है। बिफोर 2 days बिफोर एग्ज़ाम, जब हमारा प्रीलिम्स के 2 दिन पहले मैंने पॉलिटी के जितने भी ये सब्जेक्ट लिस्ट थी उसको अच्छे से देखा था, मीन्स स्किम थ्रू किया था, ठीक है। सो मेरे माइंड में वो चीज़ थी। बट इन केस अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं भी होती तो आप इसको लॉजिकल गेसिंग से एलिमिनेट कर सकते हो। वो कैसे? सी, अब यहाँ आप यहाँ पर देखो, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स बोल रहा है कि स्टेट लिस्ट में है। अब स्टेट लिस्ट में कैसे हो सकता है ये चीज़? फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्टेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर है, लेट्स से यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर कर्नाटक है, ठीक है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो इंटर स्टेट मीन्स आपस में 2 स्टेट्स जो हैं वो कॉमर्स एंड ट्रेड कर रही हैं। सो जो कर्नाटका वाले प्रोडक्ट होंगे, कर्नाटका की कंपनीज़ होंगी, ठीक है, वो चाहेंगे कि जो हमारी रीजनल कंपनीज़ हैं उन्हीं के प्रोडक्ट यहाँ पे सोल्ड हों, उन्हीं के प्रोडक्ट की सेल हो। महाराष्ट्र वाले चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की सेल हो, कोई बाहर से प्रोडक्ट ना आए। सो ऐसे तो वो क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, जो बाहर से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आसपास की स्टेट से, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। सो ऐसे तो जो हमारा फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसको क्या होगा, उसको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ें स्टेट लिस्ट में कभी नहीं हो सकती। सो ये तो उड़ गया। देन वो बोला इंटरस्टेट माइग्रेशन जो है वो स्टेट लिस्ट में है, स्टेट सब्जेक्ट है, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगेन हम सेम सिचुएशन लेते हैं, ये स्टेट चाहेगी कि सिर्फ मेरी स्टेट के लोग काम करें मेरी स्टेट में, बाहर से कोई ना आए। ये चाहेगी सिर्फ मेरी स्टेट के लोग मेरी स्टेट में काम करें, बाहर से कोई ना आए। अगेन डिस्प्यूट हो जाएगी। सो ये भी स्टेट लिस्ट में नहीं हो सकता। देन कॉरपोरेशन टैक्स, ये स्टेट लिस्ट में कैसे हो सकता है? यू ऑल नो कि कॉरपोरेशन टैक्स जो है बजट में आता है, यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सो ये भी बाहर हो जाएगा। बचता है हमारे पास ऑप्शन सी, विच इज़ करेक्ट आंसर, कि इंटरस्टेट क्वारंटीन जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है। आई होप दिस इज़ क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देन आई डोंट थिंक कि मुझे ये इसका आंसर बताने की ज़रूरत है कि ये क्यों है। वो बोल रहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है कौन से आर्टिकल में आती है, कौन से आर्टिकल में आती है? वी ऑल नो इट इज़ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फ्री के नंबर थे। आई डोंट थिंक किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत मारा होगा, गलत टिक किया होगा, आई डोंट थिंक, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट का। इससे इजी क्वेश्चन आई डोंट थिंक यूपीएससी पूछ सकता है फॉर पॉलिटी, ठीक है। देन हमारी अलग अलग कमेटीज़, हमारी पार्लियामेंट के अलग अलग कमेटीज़ होती हैं, ठीक है। लोकसभा की अलग कमेटी होती है, राज्यसभा की अलग होती हैं, एंड कुछ कमेटीज़ होती हैं जिनमें दोनों के मेंबर्स होते हैं, एंड कुछ कमेटीज़ हाउस स्पेसिफिक होती हैं। मींस अगर कोई कमेटी लोकसभा की है तो ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही कमेटी राज्यसभा की भी हो, ठीक है।
सो ये हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में देखा था। जब हमने अपनी पॉलिटी की थी, हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कमेटीज़ वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, कमेटीज़ हमने कवर किया था। उसमें हमने देखा भी था कि जो एथिक्स कमेटी थी वो इनिशियली एडहॉक कमेटी थी, देन ये भी देखा था कि जो एथिक्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी जो है इसमें कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, मीन्स वो ज़रूरी नहीं है लोकसभा का मेंबर हो, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। सो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है ओनली मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन कंप्लेंट, ऐसा नहीं है, राज्यसभा के मेंबर्स भी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है। सो ये गलत हो गई, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। हमारे पास आंसर क्या बचता है? आंसर इज सी। और वैसे भी अगर हम लॉजिकली देखें, सो स्टेटमेंट थर्ड जो है, दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज़ सब जुडाइज, ये लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज़ 100% करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड जो है वो 100% करेक्ट है कि कोई भी मैटर जो सब जुडाइज है, मीन्स कोर्ट में चल रहा है, उस मैटर को ये टेक नहीं कर सकती। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, आंसर इज सी, 1 and 3rd. I hope this is clear. Then, who was the provisional president of Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन जो थे प्रेसिडेंट थे? वी ऑल नो इट वॉज सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आई डोंट थिंक गलत कर सकता है। एंड अगर वो गलत कर रहा है तो उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। ठीक है, फ्री के नंबर है ये, ठीक है, फ्री के आपके नंबर हैं ये। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रीलिम क्लियर करवाते हैं। देन आर्टिकल 368 हमने अभी देखा ऊपर, जो कि पार्ट 20 में है हमारा आर्टिकल 368। वो बोल रहा है, वर्ड्स की बात कर रहा है कि कौन कौन सा वर्ड मेंशन्ड है, एडिशन, वेरिएशन, रिपील। सो ये तीनों वर्ड मेंशन्ड है। हमारा जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट जब आप देखते हो तो उसमें ये तीनों वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑल, इसका आंसर ऑल होगा। एंड अगर आपने अकेली लक्ष्मीकांत पढ़ी है, अगर आपने अकेली लक्ष्मीकांत को पढ़ा है, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में एज सच स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन सी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, कौन सी नहीं लिखी, या कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कौन सी नहीं मेंशन्ड। उसमें जस्ट लक्ष्मीकांत में आपको एक समरी दी हुई है। ठीक है, सो ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एंड कौन सी मेंशन्ड नहीं है। सो ये तीनों वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है। ठीक है, देन मनी बिल, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, ठीक है, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, कि 109 आर्टिकल जो है स्पेशल प्रोसीजर मेंशन करता है मनी बिल को लेकर। सो दिस स्टेटमेंट इज़ 100% करेक्ट, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है ये, कि 109 जो है वो मनी बिल को लेकर स्पेशल प्रोसीजर मेंशन करता है। एंड 110 जो है, जो 110 है वो मनी बिल को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, मनी बिल को डिफ़ाइन करता है 110। सो 109 ने प्रोसीजर बताया कि मनी बिल का ये प्रोसीजर होगा, 110 ने डेफिनेशन दी कि भाई मनी बिल होगा क्या, कौन से मैटर्स होंगे जो मनी बिल के अंदर आएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़, ये तो करेक्ट हो गई, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मीन्स राज्यसभा। ये भी 100% करेक्ट स्टेटमेंट है कि मनी बिल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता मनी बिल। एंड मनी बिल को सिर्फ गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस कर सकती है, मीन्स मनी बिल जो है वो पब्लिक बिल है। देन राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ये भी 100% करेक्ट स्टेटमेंट है कि राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना ही अमेंड कर सकती है, जस्ट सजेस्ट कर सकती है कि ये चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, सो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
देन वी हैव amendments to a money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by लोक सभा। ऐसा कुछ नहीं है, have to भी नहीं है, लोक सभा की मर्जी है, वो चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोक सभा एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। वी हैव आंसर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, क्वेश्चन नंबर 11 कि जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल थी वो बनाई गई थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंदर। ये एक्ट था, स्पेशल एक्ट था, इसने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को बनाया था, ठीक है। वी हैव टोटल 5 काउंसिल्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। 4 काउंसिल्स हैं एंड एक नॉर्थ ईस्ट की अलग काउंसिल है। जो ये 4 काउंसिल हैं हमारी, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था उसके अंदर बनी थी, ठीक है। नदर्न काउंसिल, सदर्न काउंसिल, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न काउंसिल। बट जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल थी ये स्पेशल एक्ट के अंदर बनी थी। जो स्पेशल एक्ट था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का 1971 वाला, उसके अंदर बनी थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि इस काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है, इन सब के गवर्नर्स होते हैं मेंबर, इन सब के चीफ मिनिस्टर होते हैं मेंबर, एंड 3 मेंबर्स होते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो होम मिनिस्टर लिखा हुआ है, होम मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं होते, होम मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं होते। सो आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3। बट होम मिनिस्टर जो हैं इनके मेंबर होते हैं, ठीक है। नदर्न काउंसिल, वेस्टर्न काउंसिल, सदर्न काउंसिल एंड ईस्टर्न काउंसिल, बट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर नहीं होते। सो ये होम मिनिस्टर वाला ऑप्शन जो था, स्टेटमेंट जो थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली गई थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली गई थी। देन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो फीमेल्स को विमेन रिजर्वेशन थी, विमेन रिजर्वेशन जो थी लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो वाला बिल था। सो एक्सपेक्टेड था कि ये हमारे प्रीलिम्स में आएगा एंड अगेन यूपीएससी ने इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा एंड काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हुए। मेरे खुद के दोस्त थे जिन्होंने इसका आंसर गलत किया था, कंफ्यूज हो गए थे। सो इस बिल ने क्या कहा था, इस बिल ने कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट सेंसस होगा, मींस 2026 में जो हमारा सेंसस होगा, उसके बाद से जो भी इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, उसमें इस बिल की प्रोविजंस इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। मींस जो विमेन रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में यही बोला जा रहा है कि प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 2026 में हमारा सेंसस होगा, उसके साथ हमारा डिलिमिटेशन कमीशन होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हमारी वुमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी। बिल्कुल सही चीज़ है ये। देन दिस विल इन्फोर्स, दिस प्रोविजन विल बी इन्फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। ये भी बिल्कुल सही है कि जब ये एक्ट बन जाएगा तो 15 ईयर्स तक ये प्रोविज़न रहेगी। उसके बाद पार्लियामेंट जो होगी, हमारी लोकसभा जो होगी, वो अकॉर्डिंगली इस प्रोविज़न को एक्सटेंड करती रहेगी, ठीक है, इसको एक्सटेंड करती रहेगी। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है कि जो इस वुमेंस के लिए सीट्स रिजर्व होंगी उसके अंदर अलग से शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व होंगी। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज शेड्यूल कास्ट के लिए ऑलरेडी सीट्स रिजर्व्ड हैं, ठीक है, ऑलरेडी सीट्स रिजर्व्ड हैं एंड उस सीट्स में मेन एंड वुमेन दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। सो शेड्यूल कास्ट वुमेन की रिजर्वेशन जो होगी वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में या फिर हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो यहाँ से होगी, ठीक है, ना कि इस जो ये न्यू बिल आया उसमें से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ऑप्शन थर्ड जो है ये गलत है, स्टेटमेंट थर्ड गलत है, 1 एंड 2 इज ऑलरेडी इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिट्स जो हमारी 5 होती हैं, ये बोल रहा है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू, कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसको इशू की जाती है। ठीक है, 5 तरह की टोटल रिट्स होती हैं, वी ऑल नो, हबिस्कोपस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड एक और होती है, टोटल 5 होती हैं हमारे पास। सो ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करते हैं, किसको इशू करते हैं। सो जो लोअर कोर्ट होता है उसको ये इशू की जाती है बाय हमारे हायर कोर्ट। ठीक है, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को इशू करता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है उसको रोकता है कि वो कोई केस को ना उसके ऊपर कंटिन्यू ना करे अपनी प्रोसीडिंग, या फिर कोई ऑर्डर ना दे, कुछ भी ना करे। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। सो करेक्ट आंसर इज सी। ये भी गलत है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर को देता है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट को देता है, ये भी गलत है, या फिर गवर्नमेंट को देता है, ये भी बिल्कुल गलत है। जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करेगा कोई चीज़ करने से, दैट इज़ कॉल्ड रिट ऑफ प्रोहिबिशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इट इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ये हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। सो 1 उठ जाएगा हमारा। ठीक है, देन अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट, ये बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। सेम इज़ द केस विथ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, अगर कोई एससी है एक स्टेट का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूपी में भी शेड्यूल कास्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट जो होती है ये स्टेट वाइज होती है। दिस इज़ सेम विद हमारा शेड्यूल ट्राइब। सो सेकंड इज़ करेक्ट, फर्स्ट इज़ रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट इज़ रॉन्ग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट, अगेन फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन। बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट्स सी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सेप्ट दिस प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा, हमने पढ़ा भी हुआ है पॉलिटी में कि प्रेसिडेंट गोज टू ले डाउन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सो प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर प्रेसिडेंट आएगा। फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट को हम उड़ा देंगे। देन एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी हमने पढ़ा हुआ। सो बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट आएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर काफ़ी चर्चा में थे काफ़ी वीकेंड से, पिछले कुछ सालों से। ऑफिस ऑफ स्पीकर जो है एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है, ऑल्सो प्रेसिडेंट, काफ़ी क्वेश्चन में है, काफ़ी चर्चा में है। दैट्स वाई यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, स्पीकर के बारे में। सो वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ अंडर कॉन्सिडरेशन। ठीक है, कि जब स्पीकर को हटाने का रेजोल्यूशन जो है वो कॉन्सिडरेशन में हो, तो कौन कौन सी चीज़ें स्पीकर कर सकता है या फिर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ही शी शैल नॉट प्रिजाइड, कि वो प्रिजाइड नहीं करेगा। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर स्पीकर को हटाने के लिए आपने रेजोल्यूशन कंसिडर हो रहा है तो स्पीकर खुद प्रिजाइड नहीं कर सकते। उनके अलावा जो लोकसभा होगी वो किसी भी मेंबर को सेलेक्ट करेगी या फिर इलेक्ट करेगी एंड वो प्रिजाइड करेंगे फॉर द टाइमिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ही शी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्पीकर जो है उनको राइट टू स्पीक होगा, बिकॉज उन्होंने अपनी अपनी बात भी तो रखनी होगी ना। सो ये गलत हो गया। देन ही शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन रेजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस, ये गलत है, ये गलत है। जब स्पीकर को हटाने का रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ स्पीकर। ठीक है, दिस इज़ स्पीकर, स्पीकर्स चेयर, लेट्स अज्यूम। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑपोजिशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी ने कोई बिल लेकर आया एंड उस पर वोटिंग हुई एंड टाई हो गया, मीन्स 50-50 होगा दोनों साइड।
इन केस ऑफ टाई तो स्पीकर क्या करेगा, कास्टिंग वोट जो है वो कर सकते हैं, स्पीकर कास्टिंग वोट कर सकता है इन केस ऑफ टाई, अदरवाइज वोट नहीं कर सकता। ये था नॉर्मल सर्कमस्टांस, नॉर्मल सिचुएशन में। बट जब स्पीकर को हटाना है, ठीक है, जब स्पीकर को हटाना है तो स्पीकर कास्टिंग वोट नहीं कर सकते, बट फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंड क्यों था ये भी हमने पढ़ लिया कि इसका आंसर ऑप्शन ए क्यों था, क्यों ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ये भी हमने देख लिया। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन with reference to Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in Lok Sabha lapse on its dissolution. ओके, कोई बिल लोकसभा में अगर पेंडिंग है तो वो डिसॉल्व हो जाता है, मीन्स वो लैप्स कर जाता है लोकसभा के डिसोल्यूशन पे। बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये हमारी लोकसभा है, ठीक है, ये ओल्ड लोकसभा है, मीन्स ओल्ड एमपीज़ हैं, पुराने एमपीज़ जो इलेक्ट हुए थे, ठीक है। कोई बिल था, उन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बिल ऐसे ही रखा हुआ था, नोटिस दे दिया था कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बट इंट्रोड्यूस नहीं किया था। सो ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई, अब न्यू लोकसभा इलेक्ट हो जाती है। सो जो न्यू लोकसभा आएगी मीन्स न्यू गवर्नमेंट बन जाएगी। सो जो न्यू गवर्नमेंट होगी वो अपने बिल को, जो जिसका नोटिस दिया था, उसको दोबारा से असेस करेगी, ठीक है। अगर उनका मन हुआ तो उसको दोबारा से नोटिस देकर बिल को पास करवाएगी या इंट्रोड्यूस करेगी, नहीं तो उसको वहीं पे बंद कर देगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो कोई भी बिल जो पेंडिंग होता है लोकसभा में वो लैप्स हो जाता है, बिकॉज अगर न्यू लोकसभा आएगी तो वो खुद अपने अकॉर्डिंगली बिल्स को देखेगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन अ बिल पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स ऑन द डेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है, ठीक है, कि भाई बिल तो लोकसभा ने पास कर दिया था बट वो पेंडिंग है राज्यसभा में, तो ये डिसॉल्व क्यों हो रहा है, सॉरी लैप्स क्यों हो रहा है लोकसभा के डिसॉल्व होने से। सेम रीज़न इसमें भी है, यही वाला रीज़न है कि न्यू लोकसभा आएगी मीन्स न्यू गवर्नमेंट बनेगी, वो बिल को पास करेगी, फिर वो बिल पास हो, वो बिल को इंट्रोड्यूस करेगी, फिर वो बिल एक्ट बनेगा, ठीक है। पुरानी लोकसभा तो चली गई, पुरानी लोकसभा ने बिल को पास किया, वो राज्यसभा में चला गया, अब राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग है, मीन्स उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए वो बिल क्या करता है, लैप्स हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। देन अ बिल इन रिगार्ड्स टू विच द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया notified his intention to summon the house to a joint sitting lapses on the dissolution of Lok Sabha. This is incorrect. हमने देखा हुआ है कि कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होते। वन, अगर प्रेसिडेंट ने, अगर किसी बिल पे डेडलॉक हो गया था लोकसभा एंड राज्यसभा में, एंड प्रेसिडेंट ने लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि भाई हम जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे, हम जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया एंड उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल लैप्स नहीं करता। एक ये केस हो गया। दूसरा केस ये था, अगर लोकसभा ने भी बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने भी बिल को पास कर दिया, एंड वो बिल पेंडिंग है हमारे प्रेसिडेंट के पास फॉर एसेंट, ठीक है, सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के, वो बिल प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, वो भी लैप्स नहीं करेगा लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने पर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। देन with reference to Parliament of India, consider the following statements. Prorogation of House by President of India does not require the advice of Council of Ministers. This is wrong. But why it is wrong? Because हमने देखा हुआ है पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कि जो प्रोरोगेशन होता है वो गवर्नमेंट करवाती है। प्रोरोगेशन जो होता है हर सेशन के बाद होता है, ठीक है। 3 सेशन होते हैं, अलग अलग सेशन होते हैं, ठीक है, हमारी लोकसभा के, पार्लियामेंट के। सो हर सेशन के बाद हाउस को प्रोरोज कर दिया जाता है, ठीक है, प्रोरोज कर दिया जाता है, एंड वो प्रोरोज करवाती है गवर्नमेंट, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू प्रेसिडेंट। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देन प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सिन डाई, बट देर इज़ नो बार
टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज़ इन सेशन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन में डिफरेंस क्या होता है? जो एडजर्नमेंट होती है वो स्पीकर करते हैं। स्पीकर जो होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, वो एडजर्न कर देते हैं हाउस को। ठीक है, मीन्स आज का काम यहीं पर ख़त्म होता है। प्रोरोगेशन जो होता है वो पूरे सेशन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, प्रोरोगेशन पूरे सेशन को ख़त्म कर देता है। दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज़ डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who save in exceptional circumstances who does so on the advice of council of minister। मीन्स ये बोल रहा है कि जो डिसोल्यूशन है लोकसभा की वो प्रेसिडेंट करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, जिससे क्या होगा, न्यू इलेक्शन होंगे, न्यू लोकसभा इलेक्ट होकर आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो दिस वॉज इट। ये थे हमारे पॉलिटी के प्रीलिम्स 2024 के हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, एंड टोटल 18 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे हमारे पॉलिटी सेक्शन में से। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर इकोनॉमी, हम इकोनॉमी कवर करेंगे एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ़ यू आर न्यू यू कैन हिट दैट रेड आइकॉन ऑफ सब्सक्राइब बटन। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप कॉमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।